नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आपको ये बात तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि म्यांमार के अंदर कू हो चुका है। वहां पर तख्ता पलट किया जा चुका है मिलिट्री के द्वारा। लेकिन इस पूरे तख्ता पलट के बीच में चाइना का एक काफी बड़ा रोल बताया जा रहा है। यहां पर आपको कई प्रकार के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इन चाइना पोस्ट कू म्यांमार लाइकली टू फाइंड सपोर्ट इफ सैंक्शंस बाइट। अगर आपको मैं इसका पूरा मैप दिखाऊं, जैसा कि आप देख सकते हो, म्यांमार, भारत और चाइना एक तरह का ट्राई जंक्शन पर है ये। इनफैक्ट भारत का काफी बड़ा हिस्सा 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और नीचे है मिजोरम। तो भारत के लिए भी ये जो पूरा बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी इंसर्जेंसी वाली जितनी चीजें होती हैं वो हम म्यांमार के सपोर्ट से ही कर पाते हैं, उनकी मिलिट्री की तरफ से कर पाते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो भारत ने भी काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया है। यहां पर जब रोहिंग्या वाला पूरा मसला हुआ था तो खुलकर क्रिटिसाइज नहीं किया गया वहां पर, भारत के द्वारा भी, चाइना भी ने भी नहीं किया था। लेकिन भारत कभी भी वहां के इंटरनल मैटर पर दखल नहीं देता है कि कू जैसी चीजें हम इस तरह की कर पाएं। लेकिन यहां पर जो चाइना है, आपने देखा होगा कि जिस तरह का उसका रोल रहता है पूरे एशिया के अंदर, साउथ एशिया हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो, इसके लिए चाइना का रोल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो चाइना का भी एक काफी बड़ा बॉर्डर ईस्टर्न साइड में आपको शेयर होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के क्या क्या इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर, जिसकी वजह से यहां पर चाइना का एक रोल हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि यहां पर मिलिट्री जनरल और जो वहां के चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग भी हुई थी जब पिछले साल यहां पर इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे। और उसके बाद लगातार अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या जो म्यांमार की मिलिट्री है वो किसी प्रकार का तख्ता पलट कर सकती है। तो फाइनली ये हो गया है। तो चाइना के रोल को समझना हमें काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं चाइना के रोल के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझना होगा यहां पर हुआ क्या है। तो आपको जैसा कि पता होगा, वहां की जो डी फैक्टो लीडर हैं, देखिए ऑफिशियल पोजीशन पर प्रॉपर तरीके से उनको नहीं बैठाया जाता है, क्योंकि जो ऑंग सैन सू की हैं, उन्होंने यहां पर किसी फॉरेन ब्रिटिश पर्सन से शादी कर ली थी। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिलिट्री है, उन्होंने जानबूझकर डाल दिया एक तरह से कि कोई फॉरेन पर्सन से शादी करता है तो वो वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसीलिए यहां पर, लेकिन आप कह सकते हो कि वो डी फैक्टो लीडर हैं। इसके अलावा वहां के प्रेसिडेंट हो गए, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको यहां पर डिटेन किया जा चुका है वहां की मिलिट्री के द्वारा। और वहां की जो मिलिट्री है, ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता है तत्मदाव। ठीक है, तो ये नाम दिया जाता है, जैसे कि भारत के अंदर सेना, फौज, इस तरह के नाम रखते हैं, वैसे ही वहां की मिलिट्री को तत्मदाव के नाम से बुलाया जाता है। तो यहां पर जो मिलिट्री है जिन्होंने कू किया है, उनका यह कहना है कि हम इमरजेंसी स्टेप ले रहे हैं फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए हम इमरजेंसी स्टेप ले रहे हैं। और इसके बीच में हम यहां पर इलेक्शंस को सही तरीके से कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि जो पूरा कू है उसका सबसे बड़ा इल्जाम यही लगाया गया मिलिट्री के द्वारा कि जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे सिविलियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से पार्टी के सीट्स वगैरह हैं, लेकिन वो इलेक्शन सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराए गए। यहां पर जिस तरह का इल्जाम लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, कुछ वैसा ही इल्जाम मिलिट्री लगा रही है वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को। तो अब आगे देखना होगा कि क्या 1 साल में ऐसा होता है कि नहीं। तो लेकिन यह बात एकदम क्लियर तौर पर सबके सामने है कि मिलिट्री जानबूझकर इस तरह की चीजें कर रही हैं। लेकिन मिलिट्री इससे हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, आपको समझना है कि जो म्यांमार है वो लंबे समय तक जो है मिलिट्री के अंडर रहा है, लेकिन फाइनली जाकर 2011 में इलेक्शन हुआ, फिर 2015 में और फाइनली 2020 में। तो यहां पर 2015 में जो वाला इलेक्शन हुआ था, उसमें अगेन जो ऑंग सैन सू की जो पार्टी है, इस पार्टी का नाम आप देख सकते हो NLD है, वो यहां पर जीत कर आई थी। और उसके बाद यहां पर उन्होंने कोशिश किया कि किसी प्रकार से वहां पर जो मिलिट्री का एक तरह से दबदबा है म्यांमार के अंदर, इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर भी उनका काफी बड़ा रोल है, उसको यहां पर हटाया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मिलिट्री के लिए रिजर्व की गई है वहां की सीट्स। इनफैक्ट आप देख सकते हो, ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। अपर हाउस को यहां पर बोलते हैं हाउस ऑफ नेशनैलिटीज, और जो राइट साइड में लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर 224 सीट्स हैं, यहां पर 440 सीट्स हैं। इन दोनों जगह क्या आपको पता है 25% सीट्स पहले से ही रिजर्व हैं। यहां पर जो मिलिट्री है, आप नीचे देख सकते हो, मिलिट्री के लिए 56 सीट्स है यहां पर अपर हाउस में, और 110 सीट्स पहले से ही रिजर्व है, मतलब मिलिट्री के पर्संस ऑलरेडी वहां पर रहेंगे। तो बाकी की जो सीट्स हैं वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है। तो 2020 में क्या हुआ, यहां पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। जितने सीट्स पर लड़ा गया उसमें से 80% सीट्स अकेले NLD, जो कि ऑंग सैन सू की पार्टी है, उसने
उसने यहां पर जीत लिया था। आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो एनएलडी है वो जब इलेक्शंस का कैंपेन किया था, उन्होंने ये कहा था कि जब हम अब वापस से जीत कर आएंगे तो जो मिलिट्री का यहां पर दबदबा है उसको कम करेंगे। जैसे कि अभी 25% सीट्स है, उन्होंने कहा है कि हम जीत कर आएंगे तो इसको 15% सीट कर देंगे, फिर अगले वाले 2025 के चुनाव में हम 5% सीट्स कर देंगे। इस तरह से हम कम करते जाएंगे, ऐसा यहां पर एनएलडी का कहना था। और कहीं ना कहीं यहां पर जो मिलिट्री है उसको डर लग रहा था कि जो हमारी पावर है पार्लियामेंट के अंदर वहां पर वो कम ना हो जाए, वीटो राइट्स कम ना हो जाए, और इसी की वजह से ये सारे प्रकरण किए गए हैं। ये साफ तौर पर जाहिर होता है। और जिस तरह का यहां पर कू किया गया है म्यांमार के अंदर, वो दिखाता है कि मिलिट्री एक तरह से सिग्नल दे रही है क्लियर तौर पर कि वो अपने रोल को यहां पर कम नहीं करेगी, मार्जिनलाइज नहीं करेगी। और यहां पर आप देख सकते हो कि पिछले साल 2020 में जस्ट 1-2 महीने पहले जब से ये इलेक्शन हुआ था, नवंबर के महीने से ही यहां पर मिलिट्री ने स्टार्ट कर दिया था चिल्लाना कि आप जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए हो उसमें बहुत सारे फ्रॉड हैं, यहां पर इलेक्शन सही से कंडक्ट नहीं कराए गए। मतलब इसका यहां पर एक तरह से रीजन देते हुए मिलिट्री कह रही है कि हम यहां पर कू कर रहे हैं क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट सही से चीजों को नहीं करा रही है। अब इन सारी चीजों को देखते हैं दोस्तों यहां पर यूएस और चाइना के रोल को। यूएस ने तो क्लियर तौर पर कह दिया, आप देख सकते हो यहां पर म्यांमार को जो बाइडेन थ्रेटन्स टू रिज्यूम सैंक्शंस, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यूएस के द्वारा पहले से ही सैंक्शंस लगाया हुआ था म्यांमार के ऊपर, क्योंकि वहां पर मिलिट्री शासन था, डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन फाइनली जाकर अक्टूबर 2016 में यूएस ने सैंक्शंस को लिफ्ट कर दिया था जब ओबामा प्रेसिडेंट बने हुए थे, क्योंकि उनका यूएस का कहना था कि म्यांमार अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो म्यांमार में 50% भी डेमोक्रेसी नहीं आई थी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जिस तरह से मिलिट्री का रोल है इस पूरे पार्लियामेंट के अंदर, वो दिखाता है कि डेमोक्रेसी जस्ट नाम के लिए था। तो यहां पर यूएस ने सैंक्शन तो लिफ्ट कर दिया था बड़े पैमाने पर अभी भी जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस अभी भी लगाए हुए थे कि वो यूएस नहीं आ सकते, इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, ये आपकी चीजें चला करती थी। तो इस समय विश्व में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्लियर तौर पर म्यांमार को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो चाइना है, अगर आप उसके बयान को देखिए तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच अपनाने की कोशिश की है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो चाइनीज फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जस्ट कहा है कि हां हमने नोट कर लिया है कि म्यांमार के अंदर इस तरह का कू हुआ है। यहां पर वो किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है कि पिछले साल क्या हुआ कि जब ये चुनाव कंडक्ट कराए गए उसके रिजल्ट्स आ गए थे, रिजल्ट्स के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की यहां पर मीटिंग हुई थी वहां म्यांमार के मिलिट्री लीडरशिप के साथ, और उन दोनों के मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या चाइना ने यहां पर समझाने की कोशिश की थी म्यांमार मिलिट्री को कि आप किसी प्रकार का कू मत करिएगा, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो यहां पर डिस्कस अभी की नहीं जा रही हैं। यहां पर चाइना भी इसके ऊपर नहीं बोल रहा है, उसने जस्ट चाइना ने कह दिया कि हाँ हमने नोट कर लिया। इनफैक्ट आप देखो चाइना की जो मीडिया है वो यहां पर आप शॉक हो जाओगे क्या कह रही है। वो ये लोग कह रहे हैं कि अ मेजर कैबिनेट रीशफल, अरे भाई तख्ता पलट हो गया है म्यांमार के अंदर, और वहां पर बोला जा रहा है कि एक मेजर कैबिनेट रीशफल है। मतलब कि भारत के अंदर जिस तरह से कैबिनेट में मंत्री चेंज किए जाते हैं, कुछ इस प्रकार का ऐसा बयान दिया जा रहा है। मतलब उसको कू बोलने से हिचकिचा रहा है चाइना, उसको कू नहीं बोल रहा है। लेकिन यहां पर सवाल आता है कि ऐसा क्या है, क्योंकि चाइना तो क्या है, उसको जहां पर इंटरेस्ट दिखेगा वो इस तरह के स्टैंड लेगा। तो यहां पर चाइना का जो स्टैंड है, जो चाइना का रोल है, अगर आप देखोगे म्यांमार के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो इंटरेस्ट है वहां पर डजन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यांमार। और यहां पर चाइना कभी भी अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को वो तभी उसी प्रकार से स्टैंड लेगा जहां पर उसको इंटरेस्ट दिखेगा। इनफैक्ट जब रोहिंग्या का क्राइसिस हुआ था तो चाइना भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा हुआ था, क्लियर तौर पर बोल रहा था, जब पूरी दुनिया यहां पर उसके अगेंस्ट थी। इनफैक्ट कोविड वैक्सीन भी यहां पर चाइना भेजने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि अगर वहां की मिलिट्री सरकार को, अभी जो मिलिट्री का शासन आ गया है म्यांमार के अंदर, अगर चाइना को उसका सपोर्ट मिल जाता है तो चाइना के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफी समय से रुके हुए हैं, तो उसको किक स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं चाइना को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। यहां पर सैंक्शंस का भी काफी बड़ा रोल है। मैं आपको बताऊं तो ये जो मिलिट्री है तत्मदाव, जो मैंने आपको बताया, उसने नवंबर के महीने से ही स्टार्ट कर दिया था, कहना स्टार्ट कर दिया था कि जो पूरा इलेक्शंस कंडक्ट करा। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैंने आपको जो पार्लियामेंट बताया एनएलडी, तो ये तो आपकी ऑंग सैन सू की पार्टी है, ठीक है। लेकिन ये नीचे एक और पार्टी आप देखो, ये है यूएसडीपी। ये जो आप यूएसडीपी देख रहे हो ना दोनों हाउसेस के अंदर, ये
प्रॉक्सी पार्टी है मिलिट्री की, जो तात्मादाव वहां की मिलिट्री है उसकी प्रॉक्सी पार्टी है। मतलब एक तरह से कह सकते हो मिलिट्री भी वहां पर चुनाव लड़ती है, लेकिन डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकती है क्योंकि वो मिलिट्री है। तो एक अपना अलग से पार्टी बना दिया है प्रॉक्सी पार्टी, वो यहां पर लड़ती है और उसकी बहुत बड़ी डिफीट हुई थी। और ये भी एक काफी बड़ा रीजन बताया गया जिसकी वजह से मिलिट्री को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसकी पार्टी इतने बड़े मार्जिन से हार चुकी है। तो ये जो पूरी हार हुई थी, जो पूरा इलेक्शन हुआ था, इसको लेकर नवंबर के महीने से ही मिलिट्री ने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया था कि ये पूरा फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस के अंदर। तो यहां पर जो मिलिट्री है वो इस तरह का तख्ता पलट शायद नहीं करती जब तक उसको बीजिंग का सपोर्ट नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर डर है म्यांमार के ऊपर कि वहां पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो यूएस हो गया, यूरोपियन देश हो गए, वो यहां पर सैंक्शंस लगा सकते हैं म्यांमार के ऊपर। अब सैंक्शंस लग जाएगा तो इसकी वजह से म्यांमार काफी बड़े संकट में आ सकता है। तो यहां पर मिलिट्री कहीं ना कहीं सपोर्ट ली होगी चाइना के तौर पर कि चाइना उसको मदद करेगा अगर सैंक्शंस लग जाता है, क्योंकि चाइना तो सुनता नहीं है बाकी किसी देश की। तो चाइना वहां पर डायरेक्टली मदद करेगा और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जैसा कि यहां पर आप एक और प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हो, मित्सोन डैम प्रोजेक्ट है ये $3.6 बिलियन का। इनफैक्ट ये पहले क्या हुआ था कि वहां की जो म्यांमार की मिलिट्री है उसी ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रोक दिया था, लेकिन अब जिस तरह के रिलेशंस बनते हुए देखने को मिल रहा है वो वापस ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है और जो शिफ्ट है चाइना का वो पूरी तरह से मिलिट्री के सपोर्ट में भी आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि सपोज वेस्टर्न वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस अगर यहां पर सैंक्शंस लगा देते हैं तो म्यांमार के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो सैंक्शंस अगर लगा देते हैं मिलिट्री के ऊपर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन पूरे म्यांमार के ऊपर अगर लग गया तो देखिए म्यांमार की जो इकोनॉमी है वो वैसे ही काफी कमजोर है, वहां पर आपको काफी बड़ी गरीबी देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी इकोनॉमी पूरी तरह से और ज्यादा डिवास्टेट हो जाएगी, जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वहां पर उनका लाइवलीहुड के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो ये है कि वहां की जो मिलिट्री एलीट है उसके पास बहुत बड़ा पैसा है, चाहे वो माइनिंग के तौर पर आया हो, बियर ब्रूइंग बियर का जो बिजनेस है उसके तौर पर आया हो। तो इस तरह के बहुत बड़े कारोबार हैं मिलिट्री जनरल्स और उनके जो एलीट्स हैं। तो हो सकता है कि ये वाला जो पूरा सैंक्शंस है वो गरीब लोगों के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर इंपैक्ट करेगा, ना कि मिलिट्री के ऊपर। तो यूएस और यूएन को यह चीज सोचना चाहिए कि क्या सैंक्शंस ही एक तरह का सॉल्यूशन है, क्योंकि सैंक्शंस अगर लगा दिया जाता है तो अगेन भारत के लिए भी अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर आगे देखना होगा कि क्या सैंक्शंस लगाते हैं कि नहीं। लेकिन सैंक्शन से अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, पहले भी सैंक्शंस लगे हुए थे इतने समय से, तो क्या मतलब झुक गई थी जो मिलिट्री है। तो ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर कहीं ना कहीं दूसरा सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। और सैंक्शंस लगाने की वजह से अगेन क्या होगा कि चाइना को ही स्ट्रांग पोजीशन मिल जाएगी, चाइना और ज्यादा अपना इंफ्लुएंस म्यांमार के अंदर ला सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा वीडियो रिगार्डिंग चाइनाज रोल इन म्यांमार को। यहां पर आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले यहां पर रिसेंटली देखने को मिला है रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। तो जो रोहिंग्या के रेफ्यूजीज हैं उनको एक आइलैंड पर शिफ्ट किया जा रहा है जिसका नाम है भसन चार आइलैंड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से देश को ये बिलोंग करता है, ये जो आइलैंड है भसन चार, ये कौन से देश से बिलोंग करता है? इसका जो राइट आंसर मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।